जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जेपीएससी स्पेशल सीरीज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर 2, जिसमें मैं आप सभी से 50+ क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और किस किस टॉपिक से प्रश्न आपसे इस लेक्चर में रहेंगे। तो देखिए, जैसा कि मुझे पता है, आप सभी लोगों को पता है कि जेपीएससी की पीटी में कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि कुल 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें सामान्य विज्ञान से जो है वो आपके 6 प्रश्न, जो कि कुल आपके 12 अंक के रहेंगे। तो ये 6 प्रश्न में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और दूसरा टॉपिक जो है 6 प्रश्न वो आपके रहेंगे कृषि और तकनीकी विकास से। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी के लिए कृषि और तकनीकी विकास से संबंधित बेस्ट 50+ क्वेश्चन का एक सेट लेके आया हूं और उसका डिटेल डिस्कशन भी हम इस लेक्चर में करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान के फिजिक्स का 50+ क्वेश्चन का सेट, केमिस्ट्री का 50+ क्वेश्चन का सेट और बायोलॉजी का 50+ क्वेश्चन का सेट अगले लेक्चर्स में लाऊंगा। और एक लेक्चर आपके लिए रहेंगे वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, काट और दाह कृषि डैश प्रकार का कृषि है। तो काट और दाह कृषि किस प्रकार का कृषि है? देखिए, काट मतलब काटना और दाह मतलब जलाना। ये किस प्रकार का कृषि है? मतलब वनों को जलाना और कृषि करना। ये आपका एक स्थानांतरण कृषि है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरण कृषि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक डैश है, ये क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विकास बैंक। ये आपका क्या है? विकास बैंक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो होता है, मतलब फ्लड मीन्स बाढ़, ऑपरेशन बाढ़ का संबंध किस क्रांति से है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, जो कि है श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है। आइए देखिए, इस संबंध में हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? वर्गीस कुरियन को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? इसे वर्गीस कुरियन को ही कहते हैं, क्योंकि वर्गीस कुरियन ही श्वेत क्रांति के जनक थे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये कहाँ पे है? तो डेयरी विकास बोर्ड का आनंद गुजरात में है ये। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल हरियाणा में स्थित है। विश्व में दूध और दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, बागवानी और शहद से। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स है जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, उसको आप देख लीजिए। क्या है कि स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। दूसरा, यह 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला। कौन सी क्रांति? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से है और ये आपका 1991 में शुरुआत होकर 2003 तक चला था। अगला जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? स्वर्ण क्रांति के जनक जो है वो निरपख तुतज है। निरपख तुतज को स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर क्रांति। देखिए, गोल्डन फाइबर क्रांति जो है उसका संबंध है जूट उत्पादन से। देखिए, स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागवानी से
और गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध है जूट से, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आइए आगे देख लेते हैं। आगे भी है इसी से संबंधित कुछ कुछ और पॉइंट्स आपको लिए सेलेक्ट करके लाया हूं, जो कि है, देखिए, क्रांति और उसका संबंध हम आपको बता देते हैं कि कुछ किस क्रांति का संबंध किस किस चीज़ों से है। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ये आपका है चमड़ा और कोको से। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से। ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति को धूसर क्रांति भी कहते हैं, जिसका संबंध है उर्वरक से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। रजत फाइबर क्रांति, देखिए रजत को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वर फाइबर क्रांति। ठीक है, ये क्या है? इसका संबंध है, रजत को हिंदी इंग्लिश में हम लोग सिल्वर बोलते हैं। तो रजत फाइबर क्रांति हो या आपका सिल्वर फाइबर क्रांति हो, इस दोनों का संबंध, ये दोनों क्या एक ही नाम है जिसका संबंध है कपास उत्पादन से। और सिर्फ रजत क्रांति आएगा तो अंडा उत्पादन से। श्वेत क्रांति डेयरी या दूध उत्पादन से। पीली क्रांति तेल और बीज उत्पादन से। नीली क्रांति मछली से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। इसको याद करने का सिंपल सा टेक्निक देखिए, भूरा कलर का चमड़ा जो होता है वो भूरे कलर का लेदर का जूता होता बनता है, वो चमड़ा होता है, वो चमड़ा से होता है, तो इसका भूरी क्रांति सो चमड़ा उत्पादन, चमड़ा से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन, आसान है। ग्रे, ग्रे क्या है? उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी, प्याज का कलर गुलाबी होता है, इसलिए प्याज और झींगा जो होगा गुलाबी क्रांति से संबंधित होगा। लाल क्रांति, लाल जो होता है मांस और टमाटर होता है, इसलिए लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। आलू जो होता है वो गोल होता है, इसलिए आलू क्रांति गोल क्रांति को आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत फाइबर सिल्वर फाइबर कपास से, सिल्वर कलर का होता है या व्हाइट कलर का होता है? कपास से। रजत क्रांति सिर्फ सिल्वर का होगा, तो अंडा का ऊपर का भाग सिल्वर कलर का होता है, इसलिए अंडा उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति सफ़ेद, तो दूध होता है, तो दूध या डेयरी। पीला क्रांति तेल बीज उत्पादन, आसान है, रंग से आपको याद हो जाएगा। नीला क्रांति मछली उत्पादन से। और काली क्रांति पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो होता है वो सारे के सारे काले होते हैं, इसलिए आपका काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। मूंगा रेशम, मूंगा रेशम जो है वो भारत में इनमें से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है, मूंगा रेशम का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, असम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जौ और चना। देखिए, रबी की फसल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आगे आपसे डिस्कस कर देंगे। और रबी, खरीफ और जो आपका फसल होता है उसके संबंधित हम आपको डिस्कस कर देते हैं। तो इसका सही जवाब है जौ और चना। जौ और चना जो है वो एक रबी की फसल है। आगे देखते हैं। देखिए, सिंपल सा आपको मैं याद करने के लिए बता देता हूँ। इसी में देखिए, खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल वैसा फसल होता है जो आपका भारत में जून का शुरुआत में, मतलब जून में रोपेंगे और उसका कटाई कर लेंगे हम अक्टूबर में। जैसे कि धान अक्टूबर नवंबर में, बरसात के शुरुआत में इसको रोपते हैं और बरसात खत्म होने के बाद इसे काट लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया खरीफ फसल। जैसे कि एग्जाम्पल में, खरीफ फसल में चावल, मकई, दाल में मूंग दाल या उड़द दाल, ये आपका हो गया खरीफ फसल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए रबी फसल, दूसरा आता है रबी फसल। रबी फसल, तो रबी फसल का क्या कहते हैं? जैसे खरीफ फसल की कटाई होती है उसके बाद जो फसल रोकते हैं वो होते हैं रबी फसल। तो रबी फसल किसको बोलते हैं? तो रबी फसल का मतलब होता है ऐसा फसल जो आपका खरीफ फसल की कटाई के बाद, मतलब अक्टूबर नवंबर में जिसको रोपेंगे, अक्टूबर नवंबर में रोपेंगे और इसकी कटाई जो होगी वो आपका फरवरी मार्च में हो जाएगा।
फरवरी या जनवरी मार्च में, जनवरी से फरवरी के बीच में या जनवरी से मार्च के बीच में इसकी कटाई हो जाएगी। वो आपका हो जाएगा कौन सा फसल, वो आपका हो जाएगा रबी फसल। और तीसरा जो फसल होता है वो होता है आपका जायद फसल। तो जायद फसल ऐसा फसल होता है जिसकी बुआई मार्च में की जाएगी और जुलाई में इसकी कटाई हो जाएगी। मीन्स जायद फसल एक ऐसा फसल है जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में लगाया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण तरीका होता है मौसमी फल, सब्जियां, चारा इत्यादि। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? सिंपल सा चीज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि उर्वरक जो है उसका क्रांति किस रंग से है। तो उर्वरक क्रांति ग्रे कलर से है। ग्रे कलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? धूसर। तो ग्रे क्रांति जो है वो आपका इससे है। तो उर्वरक का संबंध ग्रे क्रांति या धूसर कलर से होता है। तो इसके बारे में हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सा कलर से क्या क्या होता है। जैसे गुलाबी क्रांति किसके लिए है? तो गुलाबी क्रांति आपका झींगा और किस चीज़ के लिए है? तो झींगा और प्याज के लिए है। काला क्रांति पेट्रोलियम के लिए। स्वर्ण क्रांति आपका है बागवानी और शहद के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विपणन सत्र 2021-22 के लिए जौ के लिए उनकी उत्पादन लागत पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को अपेक्षित रिटर्न कितना अनुमानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 65%। तो 65% उसको अनुमानित किया गया था। किस चीज़ के लिए? जौ के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में कृषि के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? देखिए झारखंड में कृषि का आदिम रूप मतलब कृषि का जो सबसे पुराना रूप है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर है कुरुआ कहते हैं। इसके बारे में कुछ टॉप पॉइंट है, देख लेते हैं। झारखंड राज्य में झूम कृषि को कुरुआ कृषि मतलब कृषि का सबसे पुराना रूप झूम कृषि को ही कुरुआ कृषि कहते हैं। या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में झूमिंग, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा नाम से जानते हैं। ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया और मलेशिया में लडांग नाम से इसे कहते हैं। किसे? कृषि की पुरानी पारंपरिक व्यवस्था जो थी उसे हम लोग कहते हैं झूम कृषि को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा निम्न प्रकार है। किस चीज़ का प्रकार है हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए लाल समुद्री शैवाल। ये लाल समुद्री शैवाल जो ही हाइपनिया इंडिका और हाइपनिया बुलेटा ये इसका लाल समुद्री शैवाल का प्रकार है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की उच्च उपज वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी? मीन्स हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा फसल की उपज में वृद्धि किस फसल की हुई थी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी गेहूं की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? मीन्स बागवानी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का हम लोग क्या डालते हैं? उर्वरक डालते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो आपका एक ऐसा उर्वरक है जो बागवानी के लिए काम आता है या बहुत उपयोगी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? देखिए हरित क्रांति जो है वो भारत में लाने वाले जो थे वो आपके कौन थे? तो कौन से प्रधानमंत्री जो थे वो हरित क्रांति के लिए उनका नाम जुड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है? किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है? इसके बारे में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा जो है वो भारत में सबसे ज्यादा बहुतायत में पाया जाता है। ये लगभग 46% पाया जाता है जलोढ़ मृदा। आइए इस चीज के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। जैसा कि है
कि भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिट्टी को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मीन्स भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसको 8 प्रकार को बांटा गया है। जलोढ़, काली कपास मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय या वन मृदा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा, पीट और मार्श मिट्टी भारतीय मिट्टी की 8 श्रेणियां हैं। ये कुल 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि देख लेते हैं। देखिए क्या है कि जलोढ़ मिट्टी भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का समूह है। ये लगभग कितना होता है? 46%। ये किस बेसिन पे पड़ता है? भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा गाद के जमाव के रूप में होता है। ठीक है, यह सबसे अधिक उत्पादक कृषि भूमि प्रदान करता है और भारतीय आबादी का समर्थन करता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटाश, क्षार और फास्फोरिक अम्ल होते हैं, जो किसकी खेती के लिए उपयोगी होता है? तो चावल, गन्ना, गेहूं, तंबाकू, मक्का, फल, सब्जियां और जूट के जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक है जिसको आप पॉज करके आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आगे देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में फास्फोरक स्थिरीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे ज़्यादा कौन में फास्फोरस स्थिरीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में फास्फोरस स्थिरीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ भी संबंधित पॉइंट है जो कि हम अभी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो मैं आपके लिए इसमें डाला हूँ वो है, लाल मिट्टी का निर्माण मुख्यतः अल्फिसोल्स मृदा का क्रम से होता है। कायोनियलाइट मृदा खनिज की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी में उच्च फास्फोरस स्थिरीकरण की क्षमता होती है, क्योंकि कायोलाइट मृदा खनिज का उपस्थिति के कारण इसमें लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा आपका फास्फोरस स्थिरीकरण का क्षमता होता है। ये मिट्टी झरझरा और भुरभुरी संरचना वाली हल्की बनावट वाली होती है और इसमें चूना, कंकड़ और मुक्त कार्बोनेट की उपस्थिति होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लाल मिट्टी क्या कैल्शियम युक्त होता है? तो ये नहीं होता है। क्षार मिट्टी का pH 9 होता है, ये आंसर सही है। काली मिट्टी कायोलाइट से भरपूर होती है? नहीं, लाल मिट्टी होती है कायोलाइट से भरपूर। लेटराइट मिट्टी का pH 8 होता है? नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि क्षारीय मिट्टी का pH जो होता है वो 9 होता है। देखिए, क्षारीय मिट्टी का pH एक्चुअली 8.5 से ज़्यादा होता है, इसलिए 9 जो है वो आपका सही जवाब है। इसका सही जवाब है क्षारीय मिट्टी का pH 9 हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें और भी कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस या पॉज करके आप वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा मैं डिस्कस भी कर देता हूँ कि क्षारीय मिट्टी का pH जो होता है 8.5 से ज़्यादा होता है। लेटराइट मिट्टी बॉक्साइट या फेरिक ऑक्साइड से भरपूर होती है और लेटराइट मिट्टी का pH 4.5 से 6.5 के बीच में होता है। काली मिट्टी कार्बोनिक पदार्थ और मोंटमोरिलोनाइट से भरपूर होती है, जो कि इसकी सीजन और सिकुड़ने की विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होती है। कायोलाइट एक मिट्टी का खनिज है जो फेल्डस्पार का अपक्षयन उत्पाद होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है, ग्रेनाइट डैश प्रकार की चट्टान है। किस प्रकार की चट्टान है ग्रेनाइट? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय चट्टान है। इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टान को मैग्मेटिक चट्टान भी कहा जाता है। मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनता है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के सबसे अच्छे उदाहरण है। ये टॉप तीनों पॉइंट को आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुनसेल रंग प्रणाली का उपयोग डैश को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मुनसेल रंग प्रणाली किस चीज को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का रंग को निर्धारित करने के लिए मुनसेल रंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उर्वरक मृदा में अम्लता उत्पन्न करता है? मीन्स अम्लता पाने के लिए मीन्स pH जिसका 7 से कम होना चाहिए, उसमें अम्लीय गुण लाने के लिए मिट्टी में हमें किस प्रकार की उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। उस तरह के अम्ल की आवश्यकता हमें, उस प्रकार के उर्वरक की हमें आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैव उर्वरक के रूप में मानी जाने वाली खाद, जैव उर्वरक के रूप में मानी जाने वाली खाद कौन है या कौन सी कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, नीले हरे शैवाल। ये आपका जैव उर्वरक के रूप में माना जाता है। नीला हरा शैवाल क्योंकि ये जीवित फॉर्म है, इसलिए जैव उर्वरक के रूप में इसे हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए एक संतुलित उर्वरक, पौधों के लिए संतुलित उर्वरक कौन सा है? तो पौधों के लिए संतुलित उर्वरक जो होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, खाद। खाद जो होता है वो पौधों के लिए संतुलित उर्वरक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग डैश प्रतिशत होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 46%। यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है वो लगभग 46% होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे का जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा पौधा कीटनाशकों के रूप में उपयोग होता है? नीम, नीलगिरी, तुलसी या हल्दी? इसमें ऑप्शन है 1, 4, 1 और 2, 2 और 3 और या 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, नीम, पहला तो नीम और दूसरा जो होता है वो है, पहला जो है वो नीम और दूसरा जो है वो है हल्दी। इन दोनों को आप जैव कीटनाशक के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता डैश होती है? तो नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान, पौधों के विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान तने और पत्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या होती है? नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, यूरिया एक डैश है? यूरिया जो है वो किस प्रकार का उर्वरक है आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है यूरिया, क्योंकि इसमें कितना नाइट्रोजन होता है? लगभग 46%। अगला प्रश्न है, दूध में विटामिन जोड़ने की प्रक्रिया कौन सी है? देखिए, दूध में विटामिन होते हैं, इसमें विटामिन को ऐड किया जाता है इसे और पौष्टिक फॉर्म बनाने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन से हम लोग दूध में विटामिन को ऐड कर देते हैं ताकि वो दूध और हेल्दी बन जाए। अगला जो प्रश्न है वो है, FSSAI का पूरा नाम क्या है? मीन्स FSSAI का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर देता हूँ, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। वो है, देखिए क्या क्या है। पहला जो है वो है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। मीन्स आपका FSSAI किस के तहत कार्य करता है? तो आपका कार्य करता है भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर में। FSSAI की स्थापना किसके तहत की गई थी? ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। FSSAI भारत में खाद्य और सुरक्षा विनिमय से संबंधित एक समेकित कानून है। FSSAI का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। यह अधिनियम भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों के निर्माण और प्रवर्तन को भी स्थापित करता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई की यह प्रणाली पौधों को उसके उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। मीन्स ऐसा आपका एक इरिगेशन सिस्टम या एक ऐसा सिंचाई की प्रणाली जिसमें आपको पौधों को जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतना ही सिंचाई दिया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसमें पाइप को उसके जड़ों तक पहुंचाया जाता है और बूंद बूंद से पानी को डाला जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्पल टॉप रोग
यहाँ पे रोल पर्पल टॉप रोल किसका रोग है, मीन्स पर्पल टॉप जो होता है वो किस फल या सब्जी से संबंधित रोग है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, आलू से। आलू में ही ये पर्पल टॉप रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ की कौन सी किस्म माल्ट प्रयोजन के लिए नहीं है, मीन्स माल्ट प्रयोजन के लिए कौन सा किस्म का जौ का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि K1149। जो कृषक भाई होंगे उनको ये इन सभी बीजों के बारे में या इन सभी किस्म के बारे में पता होता है। जौ की एक किस्म है ये आपका गीतांजलि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन मैंने पुरानी वीडियो में पूछा था, फिर भी डाल दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक नाम से संबंधित क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ओसिमम टेन्यूइफ्लोरम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को डैश कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुगर बेबी डैश की एक किस्म है। सुगर बेबी किस चीज का एक किस्म है, में किसका प्रकार है। तो सुगर बेबी जो है वो तरबूज का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पर्पल वियाना किसकी एक किस्म है। पर्पल वियाना, देखिए पर्पल वियाना जो है वो आपका है गाठ गोभी की एक किस्म। गाठ गोभी की एक किस्म है पर्पल वियाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालवीय जनप्रिया निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है। मालवीय जनप्रिया, ये भी एक आपका क्या है, किसका किस्म है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मूंग का एक किस्म है मालवीय जनप्रिया। अन्य फसलों का कुछ महत्वपूर्ण किस्में हम लोग देख लेते हैं जो संबंधित है, एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे तूर का किस्म होता है पूसा, अगेती पूषा 84। सोयाबीन का है VL सोया 59 या माउस MAUS 158, MACS 118। इस किस चीज़ का है, ये सब सोयाबीन का है। चने का है KGD 1168, ये आपका है। प्रगति का DPC 923, ये आपका। और भी फसल का कुछ महत्वपूर्ण किस्म के बारे में डिस्कस कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मक्का की सफ़ेद अनाज वाली किस्म है। मक्का की सफ़ेद अनाज वाली किस्म जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो क्या है, मक्का की सफ़ेद अनाज वाली किस्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से किसे एडम्स फिग के रूप में जाना जाता है। एडम्स फिग किसे कहते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, केला। केला को एडम्स फिग के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसमें और भी संबंधित आपको कुछ हम टॉपिक बता देते हैं। जैसे कि है कुछ फसलों का प्रसिद्ध नाम, क्या क्या नाम है। देखिए, बटर फ्रूट एवोकाडो। देखिए, बटर हो गया, सिंपल समझिए बटर, आप अमीरों का चीज़, अमीर का फल एवोकाडो। गरीब आदमी का फल, तो गरीब आदमी का फल है कटहल और बेर। कटहल और बेर को गरीब आदमी का फल कहते हैं। शीतोष्ण फलों का राजा कौन है, सेब। शीतोष्ण मतलब ठंडे स्थानों पर होने वाला फल का राजा कौन है, तो सेब होता है। फलों की रानी मैंगोस्टीन। फलों का राजा या भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, आम। एडम्स फिग या स्वर्ग का सेब या एडम्स फिग जो है उस किसे कहते हैं, केला को कहते हैं। चीन का चमत्कारिक फल कीवी। शुष्क और अर्ध शुष्क फलों का राजा ये है बेर। ये सारे टॉपिक आप, ये सारे फलों के प्रसिद्ध नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गापुरा मधु किस्म
किस फसल से संबंधित है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, खरबूजा। खरबूजा से संबंधित है दुर्गापुरा मधु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर है क्या? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, वन पेड़ों की खेती की कला और विज्ञान। वन पेड़ों की खेती कला और विज्ञान जो है आपका सिल्वीकल्चर कहलाता है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट है जिसके इस प्रकार के प्रश्न जिसमें पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आप सभी के लिए डाल दिया हूँ। वो क्या है देखिए, एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खियों का जो रख रखाव, लोनियों का रख रखाव है, उसके बारे में पढ़ना। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। उसके बाद आपका मछली पालन, प्रजनन, कृत्रिम तरीकों से मछली का पालन। विटामिकल्चर अंगूर की खेती और कटाई से। वर्मीकल्चर केंचुओं की खेती से। फलों की खेती, ठीक है। मोनोकल्चर, केवल मोनोकल्चर में क्या है? केवल एक ही प्रकार की फसल की खेती होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? सूरजमुखी की खेती में अग्रणी जो राज्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसरो प्रमुख एस सोमनाथ की घोषणा के अनुसार चंद्रयान 4 मिशन के लिए लक्षित समय, चंद्रयान 4 जो मिशन है वो आपका कब रखा गया है कि चंद्रयान 4 अगला कब लॉन्च होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2027 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च होने की संभावना है। इसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपसे सभी से साझा कर देता हूं। देखिए इसरो का प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ है। चंद्रयान 4 मिशन जो है उसके समय सीमा लक्षित की गई है 2027 में। इसके लिए जो आपको रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन है? PSLV और LVM-3 परीक्षण यान के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जो इसको पहुंचा के आ जाएंगे। अगला है मिशन में 5 अंतरिक्ष यान मॉड्यूल शामिल होगा। 5 अंतरिक्ष यान मॉड्यूल शामिल होगा जिसका नाम यहाँ का री एंट्री मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, एसेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल और प्रोपेल्सन मॉड्यूल है। और भी कुछ टॉपिक है कि इसमें जो कि हम आपसे डिस्कस कर देते हैं। इम्पोर्टेंट जो है वो है कि तकनीकी क्षमताओं को प्रयोगशाला और अवलोकन और विश्लेषण के लिए चंद्रमा नमूने को पृथ्वी पर वापस लाना शामिल है, जो कि भारत के चंद्र अवशेषण प्रयासों के तीसरे चरण को चिन्हित करता है कि यहाँ से चंद्रमा तक जाएंगे। वहाँ से उसके पहले इस बार के गगनयान हम लोग को चंद्रयान में क्या होता था कि जाते थे वहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजते थे। लेकिन अब ऐसा कोशिश किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वहाँ से नमूना को भी भारत वापस लेकर पृथ्वी पर आए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण रक्षा कोष EDF में अपने ग्राहकों के साथ बेई सिस्टम ने किस प्रकार के उपग्रह में योगदान दिया है? किस प्रकार का उपग्रह? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन सेट। मीथेन सेट का योगदान दिया है। अब देखिए इससे संबंधित और भी कुछ है। देखिए मीथेन सेट उपग्रह का क्या क्या काम है या क्या कर सकता है? देखिए मीथेन सेट उपग्रह जो है वो आपका क्या करेगा कि पृथ्वी पर किस किस स्थान पर बड़े पैमाने और स्रोतों के पे आपका क्या कर रहा है? मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है, उस जगह को चिन्हित करेगा। ये आपको पता है कि उपग्रह जो ये होता है वो तेल और गैस क्षेत्र में उत्सर्जन की निगरानी रखने के लिए केंद्रित किया गया है, और जो मीथेन उत्सर्जन का लगभग 40% यहीं से होता है, तेल और गैस क्षेत्र से। इसके बारे में ये है। आगे भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में बोर्थे केरा शब्द समाचारों पत्र में देखा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोर्थे केरा शब्द जो है वो क्या है? मतलब बोर्थे केरा क्या है? ये आप इसके बारे में क्या डिस्कस किया? देखिए ये क्या है? ये एक प्रकार का पूर्वोत्तर भारत में पाया जाने वाला पौधा है जो कि में औषधीय पौधा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक औषधीय पौधा है जो कि पूर्वोत्तर भारत में बहुतायत में पाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है? देखिए पहली भारतीय मिसाइल जो है वो है कौन? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
इसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको देख लेते हैं कि पृथ्वी भारत की पहली मिसाइल है पृथ्वी। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 2003 में इसे फोर्सेस कमांड में शामिल किया गया था और इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में के तहत विकसित किया गया है। मींस इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं एक साथ बात आप कि आपको कहाँ पे टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट कर दीजिए, ये खुद से जाके टारगेट को अचीव करके मार लेगा। लेकिन ये सतह टू सतह है, मींस सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है और इस परियोजना के पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का दिमाग था। वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत में मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में DRDO ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नेत्र उपग्रह। इसको लॉन्च किया गया कब? 2001 में। किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है? तो हिंद महासागर क्षेत्र में नजर निगरानी रखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2024 में। देखिए, वर्ष 2024 के आखिरी तिमाही जो होगा उसमें आपका क्या होगा? लॉन्च होगा गगनयान। गगनयान की तैयारी बहुत पूर्व से चल रही है और इससे संबंधित और भी प्रश्न जो है वो मैंने इस लेक्चर के आगे पॉइंट में डाला है, जिसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हम आपको बता देते हैं कि केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 2024 में चौथी तिमाही में लॉन्च होगा। 2024 के चौथी तिमाही में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 24 में लॉन्च होने वाला है। 2 मानव रहित गगनयान मिशन, मानव रहित जीवन, देखिए मानव को भेजने से पहले इसमें मानव रहित में भी भेजेंगे, बिना मानव को भेजेंगे 2023 के अंतिम तिमाही में, और दूसरा मानव रहित मिशन G2 2024 की दूसरी तिमाही में जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वार्टर और इसका एंड क्वार्टर में जाएगा। और दूसरा मिशन जो है 2024 में जो दूसरी तिमाही में लॉन्च होगा इसरो के द्वारा विकसित किया गया यात्री मानव रोबोट व्योम मित्र को ले जाएगा। ये व्योम मित्र को भी लेके जाएगा, एक रोबोट बनाया गया है उसको लेके जाएगा। क्योंकि देखिए भारत जो है वो किसी जानवरों को भेजकर उसमें उस पर क्या करना चाहता है, उस पर किसी प्रकार का ये नहीं करना चाहता है, इसलिए वो आपका व्योम मित्र नाम का एक रोबोट बनाया है, मानव रोबोट, जिसको वो भेजेगा और देखेगा कि मानव के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही है। उसके बाद फिर लास्ट में वो मानव को भेजेगा। देखिए अगला, मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया? देखिए नूर 2 उपग्रह जो है वो आपका कौन लॉन्च किया था? ईरान लॉन्च किया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रह को लेकर ध्रुवीय उपग्रह पर्यवेक्षण यान डैश लॉन्च किया। कौन सा पर्यवेक्षण यान लॉन्च किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, PSLV C-52। इसको इसके थ्रू लॉन्च करवाए थे आपको सारे। नेक्स्ट है, किस संगठन ने व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट विकसित किया? व्योम मित्र नाम का एक भारतीय रोबोट है, वो किसके लिए काम देगा? वो गगनयान मिशन में काम देगा। इसको कौन बनाया है? तो इसको जो है वो बनाए हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में और भी टॉपिक है जो हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि व्योम मित्र को दिसंबर 2021 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान 2024 में होगा में भेजने की योजना के तहत, जिसे पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को मदद मिलेगा। गगनयान कार्यक्रम के तहत व्योम मित्र को इस साल के अंत में भेजा जाएगा और इसके निर्माण का उद्देश्य है इसरो अन्य देशों के तहत प्रयोगों के लिए जानवर को बोर्ड पर नहीं उड़ाना चाहता है, ताकि यह पता लगे कि अंतरिक्ष में लंबी अवधि के दौरान मानव शरीर कैसा प्रतिक्रिया करता है। ये एक ह्यूमैनॉइड है, ह्यूमन और रोबोट का मिश्रण से समझिए इसे बनाया गया है और इसे भारहीनता और विकिरण मानव शरीर के लिए क्या कर सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ने के लिए ये जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम से एक गहन देखभाल इकाई ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया? भारत में खुद का अपना एक वेंटिलेटर सिस्टम विकसित किया है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ये बनाया गया है IISc के द्वारा, भारतीय विज्ञान संस्थान, ये IISc के द्वारा। कहाँ पे IISc? बेंगलोर में है या बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले अपने किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित की थी? देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, विकास इंजन बनाए थे। मूवी रॉकेटरी जो देखे होंगे उसमें आपको इसी इंजन के ये इंजन के बारे में वहाँ पे भी डिस्कस किया गया है कि इस इंजन का विकास में किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी। इसको 25 सेकंड की एक बार परीक्षण किया गया था ताकि विकट परिस्थितियों में यह काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स है जो कि आप पढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 वर्ष कितना में लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को छोड़ना चाहता है। वर्ष 2024 में वो पूर्ण रूप से इसे छोड़ देगा। इसके बारे में और भी कुछ की पॉइंट्स है जो कि है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 1998 में लॉन्च किया गया था और नवंबर 2000 से यह निरंतर अधिकृत है, काम कर रहा है। इसमें रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, जापान और 11 अन्य यूरोपियन देश भी शामिल है। ये इस मिशन के तहत 3 लोगों, अब ये आपका एक सप्ताह वहीं, ये भारत में जो लॉन्च होने वाला गगनयान, इसमें 3 लोग जाएंगे और वो आपका एक सप्ताह तक वहीं रहेंगे। इसके बारे में बताया गया है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा फिजिक्स से संबंधित 50+ क्वेश्चन जो कि JPSC में आएंगे। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें केमिस्ट्री से संबंधित 50+ क्वेश्चन और फिर बायोलॉजी से संबंधित 50+ क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें बाकी बचे हुए टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से कोशिश करते रहिए, तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।